डॉक्टर शौकत है और मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट वर्किंग इन डेंटिस हॉस्पिटल कराची। आज हम बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो पेशाब पे जो है वो कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उनका जो मसाना है वो फ़ाल नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता है और यूरिन लीक होता रहता है। और जो यूरिन लीक होता है तो मरीज को बड़ी परेशानी होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो परेशानी, जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर लेती है। इसके मुतल्लिक हम आज बात करेंगे। थोड़ा सा आम अल्फाज में समझ लेते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें 2 गुर्दे दिए हैं। 24 घंटे में जो यूरिन बन रहा है वो 2 कुदरती तौर पे नलकियां हैं जिससे यूरिन आके मसाने में जमा होता है। फिर जब हमें हाजत होती है तो और नलकी है जिसको हम यूरिथ्रा कह रहे हैं और इससे हम पेशाब करते हैं। जब यूरिन तकरीबन 150 और 200 के दरमियान होता है मसाने में तो पहली दफा हाजत होती है और हम जाते तकरीबन टिपिकली 1 ml पर kg पर आवर, यानी अगर किसी का 60 किलो है 60 ml 1 घंटे में जमा होता है। थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है लेकिन टिपिकली इतना होता है। 3 घंटे का अगर हिसाब कर लें, 3-4 घंटे, 3 घंटे में 180 और एक बंदे को जो नॉर्मली हाजत होती है वो 3-4 घंटे में एक दफा यूरिन की होती है। तो 6 से 8 दफा जो है वो हम जाता है यूरिन करने के लिए। यहाँ मसाने में पेशाब जमा हो रहा है और पीछे से कंटिन्यूसली पेशाब किडनी जो फिल्टर कर रही है और जमा हो रहा होता है। जो होता है प्रोस्टेट का ग्लैंड होता है जो बिल्कुल नल की जहाँ खुलती है उसके गिर्द होता है, एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो रुकावट पैदा करता है। जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उसकी बड़ी अहमियत है, खास तौर पे जो फीमेल, तो ये ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो यूरिन को होल्ड करने में अपना रोल प्ले करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट। इनकॉन्टिनेंस की हम बात करते हैं, जो यूरिन लीक होता है कॉमन वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। होता क्या है कि जब ब्लैडर एब्डोमेन में होता है, यानी हमारे पेट में होता है, तो एक पेट का अपना प्रेशर भी होता है और जब हम खांसते हैं, छींकते हैं या जोर से हंसते हैं तो वो एकदम प्रेशर ब्लैडर पे आता है। जिन लोगों के मसल, पेल्विक फ्लोर मसल कमजोर है तो वो अक्सर उनका यूरिन लीक हो जाता है। खांसी है, छींकना है, हंसना है, वर्जिश करना, कोई भारी चीज उठाना, तो इन चीजों से वक्ती तौर पे ये चीज। एक और किस्म है जिसको हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जिसमें ब्लैडर ओवर एक्टिव होता है, ओवर सेंसिटिव होता है। इन लोगों में जिनको ये मसला है अर्ज इनकॉन्टिनेंस का, ओवर एक्टिव ब्लैडर का, थोड़ा सा यूरिन भी जमा हुआ तो एकदम उनको जाहिर होती है और वो रोक नहीं पाते और यूरिन लीक हो जाता है। तो यूटीआई में भी मिल सकता है, डायबिटीज है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्टोन किसी को पड़ा हुआ है, कोई ब्लैडर मास है, ये सारी चीजें इसको ओवर एक्टिव कर देती है ब्लैडर को और एकदम डिजायर होने से कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, ये एक और किस्म है जिसमें ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ओवरफ्लो इसलिए कि ये पूरा मसाना जो है वो भर गया है, अब पीछे से यूरिन तो जमा हो रहा होता है, अगर आगे यूरिथ्रा जहाँ से हम पेशाब करते हैं वो अगर ब्लॉक है, किसी वजह से नैरो है, तो फिर मसाना अक्सर फिल रहता है। ओवरफ्लो होने की वजह से यूरिन लीक हो सकता है और ये टिपिकली देखा गया है कि प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है। ये नॉर्मल प्रोस्टेट है, हमने बात कर ली कि ये यूरिथ्रा है, यूरिन आसानी से पास कर लेते हैं, लेकिन ये जब उम्र के हिसाब से बढ़ता है, जो कि नॉर्मली बढ़ता है, 40 से 50 में थोड़ा बढ़ता है, 50 से 60 थोड़ा और ज्यादा, और 60 से 70 में अक्सर 80% लोगों का ये बढ़ ही जाता है। तो ये कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर नल की बिल्कुल ही पतली हो जाती है, यूरिन जो है वो पास नहीं होता। इन लोगों को अक्सर जो अर्ली सिम्टम होते हैं वो पेशाब की जो दार है कमजोर रहती है और ड्राफ्ट्स उनके आते रहते हैं और रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता है और पूरा मसाना खाली न होने की फीलिंग होती है। तो ये ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। ये तीनों अकसाम जो हमने बात कर ली कॉमनली यही देखने में मिलती हैं और ये अलग पिक्चर है इसकी, जिसमें हमने सबसे पहले स्ट्रेस कॉन्टिन्यूस की बात की कि एकदम प्रेशर बढ़ा, खांसने से, छींकने से, और पेल्विक फ्लोर मसल कमजोर थे तो ये निकल गया। और एक हमने बात की कि ब्लैडर का मसला है कि वो ओवर एक्टिव, एकदम थोड़ा सा यूरिन भी जमा हुआ, 100 यूरिन जमा हुआ, एकदम डिजायर हुई। और तीसरी किस्म हमने बात कर ली ओवरफ्लो। अब एक और किस्म है जो कि ओल्ड एज में देखी गई है, जो मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, गठिया का मर्ज है, वो एकदम यूरिन पास करने के लिए बाथरूम नहीं जा सकते तो उनका निकल जाता है यूरिन। जो पांचवी किस्म है वो मिक्सचर है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस का, जिसमें दोनों अलामात हैं वो मिलती हैं, दोनों के मसाइल मिलते हैं, जिसको हम मिक्स इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, यानी स्ट्रेस प्लस
अर्ज इन। अच्छा, ये जो रिस्क फैक्टर है, लोगों के रिस्क फैक्टर जो है वो यहाँ बयान किन लोगों में ज्यादा चांसेस हैं। एडवांस एज है, दूध का बढ़ जाना ये मेल में होता है, और पेशाब की नाली का इन्फेक्शन अक्सर डायबिटिक पेशेंट में मिलता है, और फीमेल में कॉमन है क्योंकि उनकी यूरिथ्रा जो है वो छोटी होती है मर्द के निस्बत। और फिर हमने बात कर ली कि फिजिकल लिमिटेशन या जो है गठिया का मर्ज है वो एकदम जा नहीं सकते हैं, तो उन लोगों को देखी गई है। फिर ऐसा भी बीमारी जो है, फालिज हो चुका है, किसी को चोट लग चुकी है, स्पाइनल कार्ड इंजरी, रीढ़ की हड्डी का मसला है, तो वो लोग भी, उन लोगों को भी इनकॉन्टिनेंस के मसाइल ज्यादा देखे जाते हैं, देखने को मिलते हैं। कब्ज है और डिप्रेशन, डायबिटीज, स्लीप एपनिया रात के टाइम सांस लेने में जिन लोगों को मसला होता है, इन सब केसेस में जो इनकॉन्टिनेंस ज्यादा देखी गई है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक रहती है। अच्छा, ये सारे जो अवामिल हैं ये मेल में ज्यादा देखे गए, और फीमेल में अगर देखें तो हमल है, और फिर जो डिलीवरी के बाद अगर ट्रामा हो जाता है, पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाता है, मीनोपॉज के बाद भी ये अक्सर ये मसल लूज हो जाते हैं। ओबेसिटी में एक प्रेशर ज्यादा रहता है एब्डोमेन का, तो भी कॉन्स्टेंटली प्रेशर होता है ब्लैडर पे और पेल्विक फ्लोर मसल पे। इन्फेक्शन की हमने बात कर ली, इसमें तो मरीज ठीक महसूस नहीं करता, बुखार महसूस करता है, भूख कमर जाना होता है, और पेशाब में जलन होती है, तो उसको एंटीबायोटिक से सही करते हैं। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो ओल्ड एज में बात कर ली कि किसी को फालिज है या किसी को जो है वो यादाश्त का मसला हो गया, वो ब्रेन एट्रोफिड हो जाता है एक उम्र के बाद, इसकी अवेयरनेस नहीं होती, पेशाब निकल गया। क्रोनिक कफ बहुत ही पुरानी खांसी है, वो कॉन्स्टेंटली प्रेशर एब्डोमेन का बढ़ाती है और ब्लैडर पे प्रेशर आता है। इनकॉन्टिनेंस देखी गई है। कब्ज की बात हमने कर ली थी। ज्यादा जो फोकस करेंगे वो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पे, यानी दवाओं के इस्तेमाल के बगैर जो इलाज है वो क्या चीजें हैं, उस पर हमारा ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि दवाओं का जो इस्तेमाल है फिर वो बेहतर होता है कि इंडिविजुअलाइज करें। हर किसी का केस अलग होता है, कभी कभी उसमें ज्यादा पेचीदा केस भी हो सकता है, तो उसकी शनाख्त वाले डॉक्टर कर लें। और कोई दवा अगर वो शुरू भी करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और एक टाइम के बाद मरीज के जहन में सवाल आते हैं कि कम करनी है, ज्यादा करनी है, बंद करनी है, वो डॉक्टर के मशवरे से ही करना चाहिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल बड़ा हेल्पफुल होते हैं अगर इसकी अहमियत को बंदा समझे तो। इसमें लाइफस्टाइल में वेट किसी का बढ़ा हुआ है तो वो लूज करना, पेट में फाइबर नहीं है, फल सब्जियां कम है तो उनको बढ़ाना चाहिए। एक प्लेट जो है वो सलाद की इस्तेमाल की लाजमी रखनी चाहिए। ब्लड ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसकी। पेल्विक फ्लोर मसल की भी तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी अहमियत है, स्पेशली जो फीमेल है। और जो स्मोकिंग और बहुत ज्यादा शुगरी आइटम जैसे कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम्स हैं, मिठाइयाँ हैं, तो ये भी मोटापे का सबब बनती हैं, और बार बार पेशाब आने का सबब भी बनती हैं। अगर ब्लड रीट्रेनिंग ये उन लोगों को बड़ा फायदा देती है। अमूमन ओवर एक्टिव ब्लैडर है कि थोड़ा सा पेशाब जमा हुआ और एकदम हाजत हुई और वो करने चले गए, तो इन लोगों को ब्लैडर रीट्रेनिंग क्या चीज है वो समझनी चाहिए। अगर उनको बहुत ज्यादा मसला है बार बार आने का, तो वो एक डायरी बनानी चाहिए कि मैं टाइम के हिसाब से अपने ब्लैडर को ट्रेन करूँ। वो टाइम जो है वो आप अपना खुद तय कर सकते हैं। टिपिकली है कि कोई सुबह में उठा और एकदम सुबह में उठ के एक दफा मसाना खाली कर लिया, फिर जो है वो हर घंटे में जो है मसाना खाली करने जाए, और इसी रूटीन पे वो कोशिश रहे, और तरह से वो एक हफ्ता 2 हफ्ता पे उसको टाइम बढ़ा सकता है, दूसरे हफ्ते बढ़ा भी सकता है कि 1 घंटे के बजाय 2 घंटे, और 2 घंटे के बजाय फिर ऐसे ऐसा 3 घंटे, इस तरह से 3-4 घंटे में एक दफा वो ट्रेनिंग अपने ब्लैडर की ट्रेनिंग कर सकता है। ये आसान नहीं है, कहना तो आसान है, लेकिन इसमें शुरू में हमेशा तकलीफ होती है। जैसे हम कहते हैं कि इट इज फर्स्ट स्टेप दैट्स डिफिकल्ट, तो पहला स्टेप हर चीज का डिफिकल्ट होता है। इसमें वो रिलैक्सेशन टेक्निक है, क्योंकि बार बार अर्ज होती है तो आपका फोकस ब्लैडर पे जाता है, तो डीप ब्रीदिंग लेने से जो है फोकस चेंज होता है। मेडिटेशन वाली जो एक्सरसाइजेस हैं और रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उस पे आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। ये अगर आप ट्रेन हो गया ब्लैडर, तो बहुत ही ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाती है। बायो फीडबैक बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ होता नहीं है, बाहर की दुनिया में ज़्यादा होता है। इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसमें क्या होता है। इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, जैसे हम ईसीजी करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, इसमें भी इसी तरह से जो पेन लगाते हैं बटक्स पे और एब्डोमेन पे, और बड़ा इस पे कोई पेन वगैरह वाला प्रोसीजर नहीं है, और उसकी जो है
मॉनिटरिंग एक स्क्रीन पे होती है जो पेशेंट भी देख सकता है, जिसमें ग्राफिकली पता चलता है कि उसके पेल्विक फ्लोर मसल की टेंशन जो है वो कितनी है, वो क्या यूज भी हो रही है या एब्डोमेन वाले मसल हो रहे हैं। तो उसमें आइडिया हो जाता है कि ये पर्टिकुलर मसल जो है वो मुझे करने हैं। और बायोफीडबैक का इस्तेमाल काफ़ी डिजीज में हो रहा है। इसके अलावा मिग्रेन में है, क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक पेन वाली कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें वो अपना ब्लड प्रेशर, अपना हार्ट रेट, अपना रेस्पिरेटरी रेट, ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है। केजल एक साइंटिस्ट का, गायनोकोलॉजिस्ट का नाम है, जो यूएसए में 1940 में एक्सरसाइजेस जो है उन्होंने इन्वेंट की थी और बताया था कि इससे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं जो यूरिन को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, तो वो बड़े डेवलप होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में ये एक्सरसाइजेस जो है शामिल कर लें तो एक बहुत ही चेंज किस्म का कंट्रोल उनके यूरिन में आ जाता है। और खासतौर पे फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद जो उनका कंट्रोल नहीं है, तो इस चीज़ों को देखें। और ये काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं यूट्यूब में, इसकी वीडियोज भी पड़ी हुई हैं, पिक्चर्स भी पड़ी हुई हैं, तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है। एक सवाल आता है भाई डॉक्टर के पास कब जाएं? वो मेरा ख्याल है ये चीज़ें जब कंट्रोल नहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो फिर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। और जो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है जिसमें ये ग्रुप्स हैं, ये डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अल्फा ब्लॉकर है, ये अक्सर बीपीएच या प्रोस्टेट बढ़ जाता है उन लोगों को दी जाती हैं। एंटी मस्कैनिक हाइपर एक्टिव ब्लैडर में दी जाती हैं, और ये भी हाइपर एक्टिव ब्लैडर में दी जाती है। ये ग्रुप्स हैं मेडिसिन के जो जिनके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो ऐसे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इनके साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे ये इनके सोलिफेनासिन के साइड इफेक्ट हैं कि एकदम यूरिन बंद भी हो सकता है, इसमें भी साइड इफेक्ट्स हैं, तो ऐसे अनसुपरवाइज यूज नहीं करनी चाहिए। आखिरी स्लाइड है, इसमें सिर्फ दोहरा देते हैं कि क्या रोकथाम वाली चीजें जो हमने कहा कि हेल्दी वेट हो, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेज जिसमें जो पेल्विक फ्लोर वाली एक्सरसाइजेस को ज्यादा दे दें, बाकी एक्सरसाइजेस भी बड़ा हेल्प करती हैं। और कैफीन है, चाय, कॉफी, अल्कोहल, ये बार बार यूरिन ओवर एक्टिव ब्लैडर में प्रॉब्लम करते हैं, को छोड़ देना चाहिए। स्मोकिंग को बिल्कुल ही बंद करनी चाहिए। और क्रोनिक कंडीशन है जैसे डायबिटीज है, इसका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि शुगर जब बढ़ी रहेगी तो यूरिन ज्यादा बनेगा और बार बार पेशाब आएगा। इन्फेक्शन होगा तो वो भी एक बार बार यूरिन आने और यूरिन लीक होने में, ये चीजें हैं। थैंक यू वेरी मच।